तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। हमने स्टार्ट किया होता बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का जो सेकेंड बुक है जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो हमने मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ था और एक यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 6 लेक्चर होने वाला है और एक लेक्चर के बाद ये चैप्टर समाप्त हम लोग कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा छठा लेक्चर होने वाला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है न्यूटन्स लॉ। हमने पिछले वीडियो में देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का समीकरण। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है न्यूटन्स लॉ। क्या होता है न्यूटन्स लॉ, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ होते क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूटन्स लॉ होता क्या है। तो न्यूटन्स ने 3 नियम दिए थे। हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ। क्या देखेंगे? न्यूटन्स लॉ हम लोग देखने वाले और ये हमारा क्लास नंबर 6 होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन। तो इस न्यूटन ने 3 नियम दे रखा है। न्यूटन ने 3 नियम दे रखा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके तीनों नियम होता क्या है। तो पहला नियम हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहने का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगा और यदि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु अगर गतिशील है, गति में है, तो वो गति करता ही रहेगा और अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को अगर हम लोग फेंक दें तो वो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग फेंकेंगे तो वो गति में हो जाएगा तो वो चलता ही रहेगा। फिर आप कहेंगे कि ये रुकता क्यों है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, घर्षण की वजह से रुक जाता है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। तो चलिए हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता क्या है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट, यदि कोई बॉडी है तो अगर वो रेस्ट में है, इट विल रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये अपने उस स्थिर अवस्था को बनाए रखेगी। क्या करेगी? ये अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखेगी। एंड इफ़ इट इज इन मोशन, और यदि ये बॉडी जो है गति में है तो वो यहाँ पे क्या होगा? इट विल रिमेन द स्टेट ऑफ मोशन, ये अपने गति की जो स्थिति है, गति की जो अवस्था है उसको बनाए रखने की कोशिश करेगी। अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे कार्य न करे। तो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी फोर्स जो है वो घर्षण लग जाता है, जिस वजह से रुक जाता है वस्तु, गतिशील वस्तु रुक जाता है। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या मतलब होता है? तो जड़त्व का नियम, हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में इसकी चर्चा किया हुआ था कि लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हमने पढ़ा था तब हमने यूज किया था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यही था ये लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु या फिर कोई बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर रहने की कोशिश करेगी, और अगर वही वस्तु गति में है तो वो गति में रहने की कोशिश करेगा जब तक कि कोई दूसरा बल जो है, बाहरी बल कह सकते हैं, उस पर कार्य न करे। ठीक है, ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड लॉ न्यूटन्स का। न्यूटन्स से सेकेंड लॉ क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है ये देखेंगे हम लोग। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमने यहाँ पे लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force applied upon a body is directly proportional to the rate of change of momentum with respect to time। यानी कि इस नियम के अनुसार, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार, किसी भी बॉडी पर, मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, इस पे अप्लाइड जो फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम क्या होता है? तो संवेग होता है। तो ये बराबर होता है फोर्स
जो होता है वो बराबर किसके होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर, मोमेंटम में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम यानी कि पी वेक्टर से लिखा जाता है, ये रो वेक्टर लिखा जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा होता है, ये जो मोमेंटम है वो मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। अब हम अगर इसका प्रोपोर्शनल का जो है ये हटा दें तो हमारे पास ये क्या बन के आएगा, F इज इक्वल टू के डी पी बाय डी टी, ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल का जो ये चिन्ह है वो हटाते हैं तो ये बराबर आ जाता है और एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, ये कांस्टेंट आ जाता है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें पी वेक्टर की, तो पी वेक्टर जो होता है वो एम भी के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले देख लेते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करते हैं और इस पी वेक्टर का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जब पी वेक्टर का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो होगा क्या, फोर्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे डी पी के जगह पे हम लोग मास का इसका वैल्यू रखने वाले हैं, एम भी इसको हम लोग रखेंगे और ये डी टी। चलिए अब ये होगा क्या, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो होगा मास ये चेंज होने वाला नहीं है, मास चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं 1 kg का है, उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका मास चेंज नहीं होने वाला, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा या फिर इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका मास चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मास जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे बाहर हो जाएगा, होगा क्या, F इज इक्वल टू के, और मास तो बाहर हो जाएगा और ये डी भी बाय डी टी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन के आया। फोर्स जो होता है वो हमने क्या लिखा कि फोर्स यानी कि F फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू के एम डी वी बाय डी टी। हमने क्या पढ़ा था, डी वी बाय डी टी यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, F इज इक्वल टू के एम ए। ये कैसे हुआ, तो हमने देखा था कि वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो k है इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि हियर k इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग k की वैल्यू को 1 मान लेते हैं तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाता है। यहीं से F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला आया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने इसमें क्या किया, देखिए पहले हमने क्या देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी बॉडी पे अप्लाइड किया गया फोर्स वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर ये हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोपोर्शनल का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो ये बराबर का आ जाएगा, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम लोग हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P यानी कि मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे हमने रखने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो बाहर हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, मास कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हम लोग डी वी बाई डी टी करेंगे। और हम क्या जानते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को रख दिया। और अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे जो के है इसका वैल्यू 1 है, तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए आता है। तो यहाँ से फोर्स का जो इक्वेशन एम ए होता है वो आता है। इसीलिए हमने एक छोटा सा टर्म हमने यहाँ पे लिखा है, देखेंगे, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। द फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि बल जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मास और त्वरण का जो गुणा होता है वो कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये सेकंड लॉ आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी वस्तु पे बल लगता है वो किसके बराबर होता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। और यहाँ से हमारा जो एक इक्वेशन निकल के आता है F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने यहाँ पे लिखा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन।
यानी कि इसका कहना यह है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उल्टी दिशा में होती है। यानी कि हम अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो एक विपरीत प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगा, और वो भी उल्टा डायरेक्शन में। यानी कि हमें एक दूसरे डायरेक्शन में हम अगर फोर्स लगाते हैं इसमें अंदर की ओर, तो हमें जो है बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। जितनी फोर्स अंदर की ओर लगेगी उतनी ही फोर्स बाहर की ओर लगेगी। ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। यानी कि हम अगर इसमें मार रहे हैं तो हमें भी यहाँ चोट लगेगा। तो वो क्या हुआ, हमने इसको मारा तो इसने हमें मार दिया। ये हुआ एक्शन एंड रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहलाता है। चलिए यहाँ पे थर्ड लॉ हमने क्या सीखा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि हर एक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उल्टी दिशा में होती है। यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ बतलाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और हम इस न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूटन लॉ क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने देखा, सेकेंड लॉ देखा और थर्ड लॉ देखा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचा है, हम लोग उस पर कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग ये जानेंगे छोटे छोटे टर्म इसमें, जैसे कि हमने यूज किया मोमेंटम क्या होता है, ये सब जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट क्लास में। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।